Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 5 chapter 9 volcanoes, earthquakes and tsunami. In this part of the chapter we are going to discuss the exercise questions of this chapter. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. Links are given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. In that, question number 1. In terms of natural disasters, active, dormant and extinct are the types of. अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स के लैंग्वेज में देखें तो ये जो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट है ये किस नेचुरल डिजास्टर के टाइप्स हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, वॉल्केनोज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू. अर्थक्वेक्स का होने का रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट. जो अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से कभी कभार अर्थक्वेक हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज अ पॉइंट. आंसर ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस. तो जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक, वो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, वो एक्चुअली कौन सा पॉइंट होता है? वो वाला पॉइंट होता है जो अर्थ सरफेस के एकदम ऊपर होता है, फोकस के. मींस फोकस के एकदम ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जब कोई पॉइंट होगा तो दैट इज नथिंग बट द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. An opening in the Earth's crust that allows magma to reach the Earth's surface is called a. जो अर्थ क्रस्ट का ओपनिंग होता है, जो अलाउ करता है अर्थ का जो मैग्मा है, जो हमारा जो मैग्मा है उसको अर्थ सरफेस के ऊपर लाने में, मीन्स अर्थ क्रस्ट का जो ओपनिंग जहाँ से मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? दैट ओपनिंग इज नथिंग बट वॉल्केनो. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स. तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ. सो सिस्मोग्राफ इज द करेक्ट आंसर. ओके. Moving on to question number 6. A phenomenon that is not a cause of tsunami. इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो कि सुनामी की वजह से या सुनामी जिसकी वजह से नहीं हो सकता? ठीक है. Which is not cause of tsunami. सुनामी का वो कारण नहीं है, ऐसा कोई हमें फिनोमिनन इनमें से बताना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी क्लाउड ब्रस्ट. क्लाउड ब्रस्ट है जो कि सुनामी का कॉज नहीं है. बाकी अंडर सी लैंडस्लाइड्स की वजह से भी सुनामी आ सकती है, देन अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आ सकती है, देन कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर हो उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है. ओनली क्लाउड ब्रस्ट जो है वो सुनामी का कारण नहीं है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The country hit by a massive earthquake followed by tsunami and volcanic eruption in March 2011 is. इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एक बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक का शिकार हो चुकी है एंड उसके बाद ही एक वॉल्केनिक एरप्शन भी वहाँ पे हो चुका है मार्च 2011 में? सो द आंसर इज जापान. जापान इज दैट कंट्री. ओके. Now let's move on to our next section, that is section B. Give short answers. Question number 1. What is the cause of natural disasters? तो ये जो natural disasters है, volcanoes हो गए, earthquakes हो गए, tsunamis हो गए, ये सब natural disasters होने के कारण क्या है? Answer: natural disasters are caused due to movement of molten materials within the
अर्थ। तो नेचुरल डिजास्टर एक्चुअली होते हैं बिकॉज जो मॉल्टेन मटेरियल्स होते हैं मीन्स सेमी लिक्विड्स, मीन्स ना ही वो ज़्यादा सॉलिड होते हैं ना ही वो पूरे के पूरे लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो सेमी सॉलिड्स जो मॉल्टेन गरम मटेरियल्स होती है, सेमी सॉलिड गरम मटेरियल्स जो होती हैं उनके मूवमेंट की वजह से, अर्थ के अंदर उनके मूवमेंट की वजह से ही नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पैसेज थ्रू विच लावा ट्रेवल्स। तो हमें पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब वो जो पैसेज है जिसके थ्रू लावा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो जो मैग्मा है वो लावा बन के ऊपर आ रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो मीन्स वो जो लावा है वो जिस पैसेज से ट्रैवल कर रहा है उस पैसेज को क्या कहा जाता है, आंसर वेंट। दैट पैसेज इज कॉल्ड vent. Okay, question number 3, name the underground origin of the vibrations in an earthquake. तो जो earthquake का underground origin अगर हम बोलें तो उसको क्या कहा जाता है, जहां से vibrations शुरू होते हैं earthquake के। so that origin means उसका जो starting point होता है उसको क्या कहा जाता है, that is called focus, ठीक है। so the answer is focus. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ सुनामी अकर। एक सुनामी कैसे आती है, मीन्स एक सुनामी का अकरेंस का रीजन क्या है। लेट्स सी द आंसर। अ सुनामी अकर्स ड्यू टू एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर सी लैंडस्लाइड्स और न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो सुनामी के होने के कारण क्या क्या है, या तो फिर कोई अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, अंडर सी समुद्र के नीचे अगर कोई लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो, या फिर किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक की वजह से भी सुनामी हो सकती है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, how is the intensity of an earthquake decided on a Richter scale। तो हमें पता है कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स उसका जो इंटेंसिटी होता है वो कौन से स्केल पे मापा जाता है, दैट इज मेजर्ड ऑन रिच्टर स्केल। तो रिच्टर स्केल कैसे डिसाइड करता है उसका इंटेंसिटी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिच्टर स्केल। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जो मैग्नीट्यूड है कि अर्थक्वेक कितना सिवियर है कि नहीं, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम रिच्टर स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। देन द नंबर्स ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10। इस स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स मार्क्ड होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स बिलो 6 आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट एंड माइल्ड एंड दोज अबव 6 आर कंसिडर्ड एज सिवियर। तो जिस स्केल पे 1 से लेके 10 तक मार्किंग हो गई, अब अर्थक्वेक जो कि 6 कंसिडर्ड हुआ, मीन्स अगर किसी का 6 रैंकिंग आया, 6 मैग्नीट्यूड आया, तो वो वाला जो अर्थक्वेक होगा उसको मॉडरेट या माइल्ड कहा जाएगा, मीन्स फाइन, इट्स एन ओके नॉट सो सिवियर अर्थक्वेक, ठीक है। उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक नहीं था। लेकिन अगर उस रिच्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड 6 के ऊपर दिखाया, मीन्स अबव 6 बताया, तो वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा सिवियर माना जाएगा, मीन्स उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज डिसाइडेड। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब क्या बताया गया है कि इंटेंसिटी मीन्स वो कितना सिवियर हुआ, मीन्स कितना डिस्ट्रक्टिव है, कितना नुकसान करवा सकता है, या ठीक है माइल्ड है, मॉडरेट है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करवा सकेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इंटेंसिटी हियर मीन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्केनोस, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हमें हर एक काइंड, जितने भी काइंड के वॉल्केनोज होते हैं, वी नो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। तो उन्हीं 3 टाइप के वॉल्केनोज का नाम बताना है, साथ ही में ये भी बताना है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द आंसर। इन नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। तो नेचर में 3 टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया एक्टिव, देन डोरमैट, देन एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। अब ये एक्टिव वॉल्केनोज कौन से होते हैं?
These volcanoes are active and may erupt any time. ये जो volcanoes हैं वो बहुत active हैं, means वो कभी भी erupt हो सकते हैं, कभी भी वहाँ पे volcano आ सकता है, volcanic eruption हो सकता है. ठीक है. Next is dormant. These have not erupted in a long time but may erupt in the future. तो ये जो वॉल्केनोस होते हैं ये रिसेंटली इरप्ट नहीं हुए हैं, मीन आजकल में इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं. मीन्स वो बहुत दिनों पहले एक बार इरप्ट हुए थे, मीन्स वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लेकिन अभी बहुत दिनों से वो बंद है. लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो बाद में फिर से वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं. ठीक है. सो वो हो गया डोरमैट के अंदर में. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस क्या है? दे हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो ये जो वॉल्केनोस है ये 1000 सालों से अभी तक वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पे और हुआ ही नहीं है. तो दे आर काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट, मीन्स वो धीरे धीरे उसकी जो वॉल्केनिक इरप्शन की जो पॉसिबिलिटीज है वो घटती जा रही है. ठीक है. वहाँ पे 1000 ईयर्स तक नहीं हुए. सो दीज आर अबाउट 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. और वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? एक्टिव मीन्स वो रिसेंटली उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं. डोरमेंट मीन्स उसमें बहुत दिनों से नहीं हुआ बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है. और एक्सटिंक्ट में क्या है? अभी बहुत सालों से वहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सुनामी? हाउ डज इट कॉज डैमेज? सुनामी क्या है और वो डैमेज कैसे कर सकता है? लेट्स सी द आंसर. Tsunami are massive, sudden, unexpected and very large ocean waves. तो सुनामी एक्चुअली क्या है? बहुत बड़ी अचानक से आने वाली बिना एक्सपेक्ट की हुई लार्ज ओशन वेव्स है. जो ओशन समुद्र में जो लहरें होती हैं वो जब बहुत बड़ा आकार ले लेती है सडनली और अनएक्सपेक्टेडली तो वो सुनामी का रूप ले लेती है. ठीक है. Now these waves cause great destruction and loss of life when they strike an inhabited area. तो ये जो सुनामी है वो डैमेज कैसे करती है? वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान करती है जब वो किसी इनहैबिटेड एरिया में स्ट्राइक कर रही हो, मीन्स आ रही हो. इनहैबिटेड एरिया मीन्स जहाँ पे बहुत से लोग रह रहे हैं. तो वहाँ पे अगर बहुत से लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होगी मीन्स बिल्डिंग्स एंड ऑल होंगी, साथ ही में उनकी जो लाइफ होगी वो भी रिस्क में आ जाएगी, वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. ठीक है. So this was about question number 3. Now let's move on to question number 4, which says what are the focus and epicenter of an earthquake? तो focus और epicenter हमने earthquake से related terms सुने हुए हैं, तो उन्हीं का हमें definition यहाँ पे बताना है. So let's see first about focus. The point under the ground where vibration originate is called focus. जमीन के नीचे जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है उस जगह को कहेंगे या उस पॉइंट को कहेंगे पर्टिकुलरली फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. क्लियर. नाउ व्हाट इज एपिसेंटर? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. तो फोकस के एकदम ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर. अर्थ सरफेस के नीचे जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है अर्थक्वेक का उसको कहेंगे फोकस. और अर्थ सरफेस के ऊपर बिल्कुल फोकस के एकदम ऊपर जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम एपिसेंटर. ठीक है. सो दिस वाज व्हाट आर फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर. ठीक है. Next section is asking to define the following terms. First term क्या दिया गया है? Active volcanoes. इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. Still, let's see the definition. These volcanoes are active and may erupt any time or have erupted in recent past. So ये जो active volcanoes हैं वो क्या है? वो एक्टिव है, मीन्स वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. इनफैक्ट थोड़े दिनों पहले या रिसेंट पास में ही वो इरप्ट हुए हैं, तो उन्हें कहा जाएगा एक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट इज डोरमेट वॉल्केनोस. डोरमेट वॉल्केनोस कौन से होते हैं? जो कि बहुत दिनों से इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी
दिखें, ठीक है। सो दोज वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट इन द फ्यूचर, तो वैसे वोल्केनोज जहाँ पे बहुत लंबे समय से कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। सो एक्टिव्स में क्या होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है। डोरमेट में क्या, बहुत लंबे समय तक कोई एक्टिविटी वहाँ पे हुई नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे दोबारा से वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म गिवन इज एपिसेंटर, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी उसका डेफिनेशन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 में। So let's again just read the definition, that is the point on Earth's surface directly above the focus is called the epicenter of earthquake। तो अर्थ सरफेस के एकदम ऊपर जो फोकस को रेलिवेंट पॉइंट होगा, मीन्स फोकस के ऊपर जस्ट पॉइंट होगा अर्थ सरफेस के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द earthquake। क्लियर। So students, that's all for today's video. In fact, this marks the ending of this chapter. In our next video, we will start with another chapter of class 5. Till then, stay tuned and thank you.